बिजनेस इन्वायरमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चैप्टर 2 में हम डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट कि जब भी कोई बिजनेस होता है, जब भी हम किसी बिजनेस की बात करते हैं तो हर बिजनेस का एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। ये स्क्वायर जो है ये इसकी फिजिकल बाउंड्रीज हैं बिजनेस की। जो फिजिकल बाउंड्रीज के अंदर इन्वायरमेंट होता है उसको हम कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट, क्योंकि ये फिजिकल बाउंड्रीज के अंदर होता है। और जो इन्वायरमेंट फिजिकल बाउंड्रीज के बाहर होता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और जब हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली फोकस करेंगे बिजनेस के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, और हम देखेंगे कि डिफरेंट लेयर्स कैसी होती हैं। और फिर हम देखेंगे कि जब भी बिजनेस ने कोई स्ट्रैटेजी बनानी होती है कि उन्होंने कैसे ऑपरेट करना है फ्यूचर में, तो जब भी उन्होंने स्ट्रैटेजी बनानी होती है तो वो पहले इंटरनल इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं, फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जितनी मल्टीपल लेयर्स हैं उनको स्कैन करते हैं, और उसके बाद फिर वो अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी को डेवलप करते हैं। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्कैन करने के बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स हैं जो हम इस चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। अब जब भी हम मॉडल्स की बात करते हैं, बिजनेस मॉडल्स की, तो इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि वो मॉडल्स को मेमोराइज कर लें। मॉडल्स को मेमोराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कभी आपको ये नहीं कहेगा कि आप पॉटर 5 फोर्सेस को ड्रॉ करें। वो कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा किसी भी लेवल पे। वो हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने इसको अप्लाई करना। आपको मॉडल का पता है, वो आपको कोई सिचुएशन देगा और उसमें आपने मॉडल को अप्लाई करना होगा। तो उसके लिए ज़रूरी, अब ये एप्लीकेशन आप कैसे सीखोगे? ऑब्वियसली विद प्रैक्टिस। जब आप क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन किट्स के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो आप खुद ही एप्लीकेशन सीखते जाओगे उन मॉडल्स की। चैप्टर के एंड पे भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इन्हीं मॉडल से रिलेटेड। क्लियर विद द ओवरव्यू? फर्स्ट ऑफ ऑल है इन्वायरमेंट एनालिसिस। अब यहाँ पर जो इन्वायरमेंट एनालिसिस की बात हो रही है, ये पिक्चर बुक से ली हुई है और बहुत कमाल की पिक्चर उन्होंने बनाई हुई है, क्योंकि इसमें सारी स्टोरी ये लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस होती है। अब यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड यूज कर रहे हैं। सो एनजीओज वगैरह जो हैं, चैरिटीज जो हैं, वो भी इसी किस्म का मॉडल यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होती है बिल्कुल सेंटर में, और ये जो सर्कल यहाँ पे इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है, ये सर्कल बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन की फिजिकल बाउंड्रीज हैं। और ये जो डार्क कलर का सर्कल है, डार्क ग्रे कलर का, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल इन्वायरमेंट है। इंटरनल इन्वायरमेंट कौन सा होता है? जो फिजिकल बाउंड्रीज के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या हो सकता है? इंटरनल इन्वायरमेंट में आपका लेबर होता है, आपकी हैवी मशीनरी, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, आपका ऑडिट डिपार्टमेंट, आपका एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब के सब विद इन द फिजिकल बाउंड्रीज एग्जिस्ट करते हैं। आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स, आपकी कंपनी के मैनेजर्स, आपकी कंपनी का लेबर, सुपरवाइजर, टीम लीडर, ये सारे के सारे जो हैं ये इंटरनल इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। फिर जब हम फिजिकल बाउंड्रीज से बाहर निकलते हैं तो फिजिकल बाउंड्रीज से बाहर जितनी भी लेयर्स होती हैं वो सारा का सारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। सो यहाँ इसकी फिजिकल बाउंड्रीज से लेकर यहाँ तक ये सारा का सारा जो है ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। बट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ये नहीं है कि सारा का सारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है वो एक ही तरह से इम्पैक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इमीडिएटली इफेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कभी कभी इफेक्ट करते हैं, इतना इन्फ्लुएंस नहीं करते, और कुछ ऐसे होते हैं जो इन अ लॉन्ग रन इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसलिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है उसकी 3 लेयर्स बना दी जाती हैं। ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, और ये लेयर 3 है। अब लेयर 1 बेसिकली क्या है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की? लेयर 1 को हम नाम देते हैं कंपेटिटिव इन्वायरमेंट। ये वाला जो है ये लाइट ग्रे
कह लेते हैं। ये जो है कंपेटिटिव इन्वायरमेंट है। अब इस कंपेटिटिव इन्वायरमेंट का क्या मतलब है कि आपके जो ऐसे स्टेक होल्डर्स जो डायरेक्ट रिलेशनशिप में हैं आपके बिजनेस के साथ और जिनका डायरेक्ट स्टेक है आपके बिजनेस में, या जो आपके प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं आपके कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन एग्जिस्ट कर सकते हैं, किस किस्म के स्टेक होल्डर्स? डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स, या आपके प्राइमरी स्टेक होल्डर्स, या आपके कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। ये सारे के सारे जो हैं ये आपके कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपके सप्लायर, आपका लेबर, कैपिटल आप कहाँ से जनरेट कर रहे हो, आप डेट ले रहे हो, इक्विटी ले रहे हो। फॉर एग्जांपल इक्विटी आप शेयर होल्डर से लेते हो, डेट जो है वो आप या स्टॉक मार्केट से लेते हो या आप बैंक से लेते हो, ठीक है। उसके बाद फर्दर जब ऑर्गेनाइजेशन को ये सारे रिसोर्सेज, अब ये क्या है बेसिकली, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये बेसिकली आपके रिसोर्सेज हैं। ये रिसोर्सेज आपके स्टेक होल्डर्स आपको प्रोवाइड करते हैं और ये रिसोर्सेज सारे के सारे आपके कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। इन रिसोर्सेज को आप लेते हो, इन सब को आप प्रोसेस करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और फिर आप आउटपुट प्रोड्यूस करते हो। आउटपुट क्या होता है? फिनिश गुड्स होते हैं, ठीक है। और आउटपुट क्या हो सकता है? आप लेबर को वेजेस एंड सैलरीज पे करते हो। और क्या हो सकता है? आप अपने शेयर होल्डर या इन्वेस्टर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न देते हो। तो ये सारे डिफरेंट किस्म के आउटपुट्स होते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस करने के बाद जनरेट करती है। तो ये जो फिनिश गुड है आपकी, ये वेजेस टू लेबर जो आप पे कर रहे हो, प्रॉफिट टू इन्वेस्टर्स जो आप पे कर रहे हो, ये सारे के सारे आउटपुट हैं और ये भी आप कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में ही पे करते हो। जैसे शेयर होल्डर है, तो शेयर होल्डर क्या होंगे? एक्सटर्नल तो हैं, बट इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और इन्होंने आपसे रिटर्न लेना है, तो ऑब्वियसली ये आपके कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करेंगे। और ये हमेशा याद रखना है कि जो भी फैक्टर्स आपके कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज्यादा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका ये इन्वायरमेंट है जिसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब ये भी ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस तो करता है, बट कंपेटिटिव इन्वायरमेंट से कम इन्फ्लुएंस करता है। इसमें जो फैक्टर्स आते हैं उनको हम बेसिकली पेस्टल फैक्टर्स कहते हैं। ये मॉडल भी आगे हम देखेंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड सो ऑन। सो पॉलिटिकल क्या होता है? बेसिकली गवर्नमेंट एक्शंस या गवर्नमेंट की कंडीशन आपके बिजनेस को कैसे इफेक्ट कर रही है। जब भी कोई टेक्नोलॉजी चेंज आएगा मार्केट में, वो भी आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी मोबाइल फोन कंपनी है एप्पल फॉर एग्जाम्पल, और आपका कंपेटिटर जो है वो सैमसंग है। अब जब भी सैमसंग जो है नया मॉडल रिलीज करेगा, नया टेक्नोलॉजी यूज करते हुए नया मॉडल रिलीज करेगा, ये हमेशा एप्पल कंपनी को इफेक्ट करेगा। उन पर भी प्रेशर आएगा कि उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फोन रिलीज करना है। तो दोनों कंपनीज तब भी कम्पीट कर सकती हैं जब वो टेक्नोलॉजी को कंटिन्यूसली अपडेट करती रहे, उनके प्रोडक्ट में, उनके प्रोसेसेस में, हर चीज में। इसके बाद जिस कंट्री में या लोकेलिटी में आप ऑपरेट कर रहे हो उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, सोसाइटी एंड कल्चर कैसा है, इसका बहुत इफेक्ट होता है। आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं कि आप इंडिया की मार्केट में, अब इंडिया में क्या है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो हिंदूज हैं। अब हिंदूज जो है आपको पता होगा बीफ नहीं खाते। अब अगर आप इंडिया में फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, फूड प्रोडक्ट जिसमें बीफ यूज होता है, तो ऑब्वियसली ऐसा प्रोडक्ट इंडिया में सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो पॉपुलेशन जैसे मुस्लिम्स हैं वो माइनॉरिटी में हैं, या बाकी जो पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी में है, तो वो तो बीफ को प्रेफर करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो उस प्रोडक्ट का बायकॉट करेगा, उसको कभी बाय नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको वहां पर ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करने पड़ेंगे जिसमें आप अल्टरनेटिव चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, आप वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, आप चिकन यूज़ कर सकते हैं एंड सो ऑन, बट आप बीफ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनके कल्चरल वैल्यूज़ या रिलीजियस वैल्यूज़ जो हैं वो उससे कनेक्टेड हैं।
इसी तरह अब एग्जांपल, एक बड़ी अच्छी केस स्टडी थी पिछले दिनों मैकडॉनल्ड्स के बारे में। अब पाकिस्तान में जो मैकडॉनल्ड के बर्गर, बिग मैक वगैरह होते हैं वो बीफ में होते हैं, और इंडिया में जो बिग मैक मिलता है वो बेसिकली वेज होता है, उसमें सारी सब्जियां भरी होती हैं। बट ऑब्वियसली उस मार्केट को वो सूट करता है और पाकिस्तान की मार्केट को ये सूट करता है। अब पाकिस्तान में अगर आप फॉर एग्जांपल बिग मैक मैकडॉनल्ड अगर लॉन्च करे वेजिटेबल में, तो शायद ही कोई उसको खाए, या बड़े कम लोग उसको खाएंगे, क्योंकि लोग यहाँ पर मटन या बीफ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये क्या है, सोसाइटी एंड कल्चर से रिलेटेड होता है। तो जो भी पेस्टल फैक्टर्स होते हैं वो मैक्रो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, और ये भी इन्फ्लुएंस हमेशा करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। आगे आपको अगर चैप्टर्स आपने देखे हो तो मैक्रो इकोनॉमिक का एक चैप्टर है, उसमें ये हम डिफरेंट आइटम्स देखेंगे। हम बेसिकली उसमें देखेंगे कि मैक्रो इन्वायरमेंट जो है ये ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इफेक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है। इसके बाद लास्ट जो सबसे रिमोट आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो होता है आपका फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट बेसिकली वो इन्वायरमेंट होता है जो कि एक्चुअल या रियल इन्वायरमेंट उसको हम कह सकते हैं, और जो सबसे रिमोट इन्वायरमेंट होता है। इसको इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, बेसिकली आपके कंट्री में जितने माउंटेन्स हैं, आपके जितने नेचुरल रिजर्व्स हैं, ऑयल गैस वगैरह, या आपके जितना समंदर का एरिया है, या आपके रिवर्स हैं, ये सारे, या आपके जितने भी मिनरल्स हैं जो एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, ये सारे के सारे आपके फिजिकल इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है। अब यहां पर क्या है कि ये सबसे रिमोट इन्वायरमेंट होता है, बट इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो अपना रॉ मटेरियल लेती है तो वो किससे लेती है, वो अपने सप्लायर से लेती है। और सप्लायर वो रॉ मटेरियल प्रॉब्ली कहाँ से लेके आता है, वो फिजिकल इन्वायरमेंट से लेके आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा रॉ मटेरियल है कि हमने मार्बल बाय करना है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए हम उसके स्टोन्स बाय करेंगे। सप्लायर हमें स्टोन्स तो बड़े बड़े पीसीज में दे देगा, लेकिन सप्लायर वो स्टोन्स कहाँ से एक्सट्रैक्ट करके लाएगा, वो ऑब्वियसली आपके जितने भी हिली एरियाज होंगे, माउंटेन्स होंगे जिनमें ऐसे मिनरल्स होंगे, वहां से वो ब्लॉक्स लेके आएगा, फिर हमें देगा, फिर उसको प्रोसेस करके हम मार्बल बनाएंगे। ठीक है, तो आपका जितना भी मोस्टली रॉ मटेरियल आ रहा होता है मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस का, वो फिजिकल इन्वायरमेंट से आ रहा होता है। अब ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे इफेक्ट करती है, ऑर्गेनाइजेशन दो तरह से इसको इफेक्ट करती है। पहला कि फिजिकल इन्वायरमेंट से हम चीज़ें लेते हैं, जैसे रॉ मटेरियल लेते हैं या और भी चीज़ें होती हैं वो हम लेते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ताकि उसको प्रोसेस कर सकें, और फिर हम उसको रिटर्न भी देते हैं। और रिटर्न हम क्या देते हैं, मोस्टली रिटर्न हम उसको बैड देते हैं। बैड रिटर्न्स क्या होते हैं, जितना ज़्यादा आप स्टोन्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करोगे, माउंटेन्स कम होंगे, सो ऑब्वियसली उससे आपके जो आपका वेदर वगैरह उस चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरह अगर आपको वुड चाहिए फॉर एग्जांपल, तो वो जंगलों से कट के आएगी, डिफॉरेस्टेशन होगी। जितनी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगी, ऑब्वियसली आपके दरख्त कम होंगे तो लैंड स्लाइडिंग ज़्यादा होगी, फ्लडिंग ज़्यादा होगी, उसके इम्पैक्ट होंगे। फिर जब आप फैक्ट्री वगैरह अपनी रन कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उससे आपकी ऑब्वियसली पोल्यूशन आप प्रोड्यूस करते हो, ये पोल्यूशन भी जाके आपके फिजिकल इन्वायरमेंट को एग्जिस्ट करती है। तो आप फिजिकल इन्वायरमेंट की जो मदर नेचर होती है उससे आप लोग रिसोर्सेज लेते हो, उसको यूज़ करते हैं, और फिर उसका हम इम्पैक्ट भी इस पर देते हैं। जैसे कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, पोल्यूशन ज़्यादा हो जाती है, नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग एक इशू आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा, स्पेशली पाकिस्तान का सबसे बड़ा इफेक्ट ही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में पिछले सालों में डिफॉरेस्टेशन हो चुकी है कि ग्लोबल वार्मिंग का बहुत इशू हो रहा है। अभी जो रिसेंट फ्लडिंग हुई है पाकिस्तान में, उसका भी एक बड़ा रीज़न, जो दो रीजंस है, एक तो मिसमैनेजमेंट है गवर्नमेंट्स की कि डैम्स वगैरह नहीं है हमारे पास कि हम पानी को सेव कर सकें या उसका फ्लो कंट्रोल कर सकें, एंड सेकेंडली इतनी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुई है कि उसकी वजह से टेम्परेचर पाकिस्तान का बढ़ गया है, ग्लेशियर ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं और फ्लड्स आ गए हैं। तो ये सारा का सारा क्या होता है, ये फिजिकल इन्वायरमेंट को एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे इफेक्ट करती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, फिर उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बेसिकली फिर 3 लेयर्स होती हैं। यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चन ये है कि हम बेसिकली कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। इसके लिए डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है, जब हमने जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है, जब इसको हमने इवेल्युएट करना है तो इसके लिए हम
सप्लाई चेन यूज करते हैं, सप्लाई चेन मॉडल। इसमें हमेशा आपको ये याद रहना चाहिए कि कौन सा मॉडल किस लिए हम यूज करते हैं। फिर जो आपने सप्लाई चेन ऑब्वियसली यूज कर लिया अपने इंटरनल प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने के लिए या इंटरनल इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। फिर इंटरनल इन्वायरमेंट में जैसे अगर आप सप्लायर से रॉ मटेरियल ले रहे हो फॉर एग्जांपल, या आप लेबर की हायरिंग कर रहे हो या कैपिटल ले रहे हो, ये सारे आपके रिसोर्सेज हैं, इनको आप इनपुट कर रहे हो और आउटपुट जनरेट कर रहे हो, तो ये पूरा का पूरा क्या है, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, ये पूरा का पूरा आपका ऑपरेटिंग साइकिल है। जब आपने इस वाइट कलर में, ये अगर आप देखो ना यहाँ पे ये वाइट लाइन आ रही है, तो ये पूरा का पूरा ऑपरेटिंग साइकिल एक्सप्लेन कर रहा है। जब इस ऑपरेटिंग साइकिल को आपने इवैल्यूएट करना है तो आप लोग यूज करते हैं वैल्यू नेटवर्क्स। अच्छा, इसके बाद फिर जब आपने कंपेटिटिव इन्वायरमेंट को इवैल्यूएट करना है कि आपका कितना कंपटीशन है, कितनी फोर्सेस वहां पे एग्जिस्ट करती हैं, तो उसके लिए बेस्ट मॉडल जो है, यहां पे लिख लेता हूं, उसके लिए बेस्ट मॉडल जो है वो पॉर्टर 5 फोर्सेस है। इसके बाद जब आपने मैक्रो इन्वायरमेंट को अपना स्कैन करना है और इवैल्यूएट करना है, तो उसके लिए आप पेस्ट एनालिसिस या पेस्टल मॉडल को यूज करते हैं। इसके अलावा जब आपने अपनी स्ट्रेटजी बिल्डअप करनी है, नाउ आप इस सिचुएशन में हो कि आप अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को भी अच्छा तरह से समझते हो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तीनों लेयर्स को भी अच्छी तरह समझते हो। अब आपने डिसाइड करना है कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी क्या होगी ताकि वो डील कर सके। तो जब भी आपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डील करने के लिए स्ट्रेटजी डेवलप करनी है, तो उसके लिए आप मॉडल यूज करेंगे स्वॉट एनालिसिस।